रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में युवाओं ने सरकार की शिक्षित बेरोजगार विरोध नीतियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया। कॉन्फ्रेंस को सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े सहित पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस नेता सुखलाल ठाकुर, सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर रामभाई मेहर, सम्यक अभियान की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सबिस्ता जकी, संयुक्त अभियान के कोऑर्डिनेटर सुनील बोरसे एवं सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शेरिन श्रीवास्तव ने संबोधित किया। सबके मन में एक बात आ रही होगी कि सम्यक अभियान है क्या, इस मंच का गठन कैसे किया गया है। पहली बात तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक अभियान नहीं है और ना ही आंदोलन है। आंदोलन कहने की भूल ना करें, क्योंकि आंदोलन चलाने वाले कई बार दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन अभियान कभी दिशाहीन नहीं होता, मिशन कभी दिशाहीन नहीं होता। मिशन हमेशा एक लक्ष्य को केंद्रित करके चलता है। तो युवा साथियों, इसे आंदोलन मानकर चाहे जितनी ही समस्या आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप लोग धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में भाग न ले, ये मेरा आग्रह है। और किसी कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन बिल्कुल न सौंपे। अरे जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको ज्ञापन देने से क्या फायदा। तो युवा साथियों, बेहद दुख भरी बात है, बेहद दुख भरी बात, जिसके कारण यह सम्यक अभियान नामक मंच का गठन किया गया। एक आईएएस अधिकारी जो मेरे बहुत करीबी हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि साहब, यह तीर्थ दर्शन योजना के बाद में जो बुजुर्ग लौटकर आते हैं, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। आप हमारे साथ चलिए, उनके भावों को पढ़िए, और हम चाहते हैं कि आपकी कलम उनके भावों को पढ़ते हुए चले तो ये एक बड़ी अद्भुत रचना सामने आएगी। हमने कहा, भाई मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे कार्यक्रमों के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद किया। मैं गया, रेल से यात्री उतरे, बस से वहां पहुंचाए गए गांव में, वहां बड़ा सम्मान समारोह वगैरह आदि आदि रखा गया। उनके कार्यक्रम के बाद मैं निकला, एक बुजुर्ग एक महिला के साथ अपने घर की ओर बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। आईएएस अधिकारी को लगा, रोकड़े साहब कहाँ जा रहे हैं। किसी को उन्होंने पीछे भी लगाया मेरे कि आखिर रोकड़े साहब कहाँ जा रहे हैं, जरा देखो तो सही। मैं उनके पीछे पीछे चला, उनके घर तक जाना चाहता था। परंपरा के अनुसार जब वो बुजुर्ग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 60-62 साल के रहे होंगे, इससे अधिक तो मुझे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुँचे, घर के लोगों ने उनका आरती उतारी, टीका उतारी, आदि आदि सब नीचे बोले। पास में 1-2 कुर्सी रखी गई थी, वहां बैठे। उनका बेटा आया, बहू आई। बेटे ने कहा, दादू थोड़ा ध्यान दीजिए युवा साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यही सुधार की कड़ी है। बेटे ने कहा, दादू प्रसाद देना। तो उनके पिता उस बेटे तरफ देखते हुए अकड़ने लगे। ऐसा लगा मानो उससे बेटे से कोई गलती हो गई है। बेटे ने पुनः बोला, दादू प्रसाद देना। हाँ, देता हूं प्रसाद। हो गया, आ गया तीर्थ यात्रा करके। अरे वो श्रवण कुमार जिसने मेरे को तीर्थ यात्रा करा दिया, भला हो उसका। तेरे भरोसे रहता तो क्या तीर्थ यात्रा जाता, मैं मर जाता ऐसे ही। अरे निकम्मे, तेरे को मैंने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, और जब देखो तब तू पैसे की बात करता है। अब मर भी जाऊंगा तो चलेगा। हो गया, अब तीर्थ यात्रा तो करके आ गया। बेटा इस बात को सुनते सुनते भाव विभोर हो उठा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे।
देखने से मुझे लगा वो बच्चा कपकपा रहा है, बमुश्किल 28 से 30 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे को रोते देखकर मैं अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाया मित्रों, नहीं रोक पाया। मैं उस बच्चे के पास गया, उसको गले से लगाया, बोला बेटा धैर्य रख। बैठ गया मैं, उस पिता से पूछा कि भैया ये बताइए इस लड़के का कितना दोष है कि ये बेरोजगार है, और वो जो श्रवण कुमार दिख रहा है उसने इसके साथ क्या किया आपको मालूम है? और ये बहू की तरफ देख रहे हैं जिसको आपने शादी करा के लाया, जो MBA पढ़ी लिखी है, इसकी पढ़ाई लिखाई में क्या कमी है? क्यों ऐसा बोल रहे हो? बेटा इधर रो रहा है, बहू उधर रो रही है, और शादी के समय आपने झूठ बोल के शादी कराया, तो इसमें बेटे का क्या दोष है? जब मैंने पूरी बातें की तो वो माता पिता भी कपकपा उठे कि सचमुच हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं युवा साथियों, कितनी दुख भरी दास्तान है ये, कितनी दुख भरी बात है कि एक व्यक्ति एक बड़े बजट को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम पर युवा बुजुर्गों को तीर्थ पर ले जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, युवाओं को अपने बाप की नजर में निकम्मा बना रहे हैं और खुद श्रवण कुमार बन रहे हैं। एक और घटना मेरे सामने घटित हुई। रीवा का रहने वाला एक लड़का मेरे पास आया, बड़ा दुखी था, व्यथित था। पता नहीं किसने बता दिया, मेरे पास में आ गया, बोले सर मैं आपके पास कुछ समस्या लेके आया हूं। बोले बताइए, आप कहां से आए और किसने भेजा? जब उसने पूरी जानकारी दिया तो मैंने बताया कि मैं KPO हूं। KPO विद्युत मंडल में KPO का एक पद होता है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाता है। आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें 12,000 रुपए वेतन महीने की देने की बात करती है और मात्र उनको 8,000 रुपए महीना ही दिया जाता है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मैंने बोला भैया KPO क्या होता है? KPO ओ कहने से ऑफिसर लगता है हमें, तो आप तो ऑफिसर है ना? बोले नहीं साहब, ये की पॉइंट ऑपरेटर कहते हैं हमें। अच्छा ठीक है, तो वेतन कितनी? बोले 8,000। ऐसे कैसे 8,000 मिल सकती है भाई? बोले साहब हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। बोला अब क्या हुआ बताइए? साहब मैं आत्महत्या करने वाला हूं। अरे आत्महत्या क्यों करेगा भाई, क्या बात है? मेरे पिता ने KPO के पद पर पोस्टिंग होने के तत्काल बाद मेरी शादी करने का निर्णय लिया, और जब लड़की वाले आए तो उनको बताया मेरा बेटा विद्युत मंडल में KPO है। तो लड़की वालों को लगा KPO मतलब ऑफिसर, उन्हें ऑफिसर समझा और लड़की देने तैयार हो गए। शादी में एक वैगन आर मिल गई, मारुति वैगन आर, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अब साहब शादी तो हो गई, उसके बाद पत्नी को लेके आना था। पहले 2,000 रुपए महीने का मात्र कमरा लेकर के रहता था, अब मेरे को 5,000 रुपए महीने का कमरा लेके रहना पड़ा। किराया वेतन मात्र 8,000 मिल रहा था। शादी के टाइम कुछ पैसा वैसा जमा था, उससे कुछ दिन तो चल गया। पत्नी को गाड़ी से घूमना भी था, कहाँ से खर्च चले। बड़ी विचित्र स्थिति है। पिता के पास जाता हूं तो पिता ठोकर मारता है, पिता ठोकर मारने तैयार है। अरे निकम्मे, तेरे को हर बार पैसा ही चाहिए। और दूसरी बड़ी समस्या, पिता आप कहने लगे तेरे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, सब कुछ किया, और तू कम से कम 2,000 रुपए महीना तक नहीं दे रहा है मेरे को। लो, अब पिता के सामने भी नहीं बोल सकता, पिता कम से कम 2,000 रुपए महीने की उम्मीद कर रहे हैं। पत्नी को भी उम्मीद है, पत्नी के सामने मैंने झूठ बोला है, ससुराल के सामने झूठ बोला है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जो मां बाप मेरे को पहले झूठ बोलने के लिए बोले कि शादी के समय में कि 40,000 रुपए महीना वेतन मिल रहा है, ये बता दे, अब वो मेरी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। अब उन्हें मेरी कमी दिख रही है, अब मैं उन्हें निकम्मा दिख रहा हूं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां?
भारी डिप्रेशन का शिकार था लड़का, रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया, मेरे यहां सोफा पर पड़ गया बेहोश होकर के। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अपने एक साथी को बुलाया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उनका दवा पानी इलाज सब करवाया किया, और डॉक्टर तो इलाज कर दिया, कुछ ठीक हुआ। मुझे समझ में आ गया इस बच्चे का इलाज किसी दवा में नहीं है, किसी इंजेक्शन में नहीं है, इसका सही इलाज तो इसको सम्मानजनक नौकरी देने पर ही हो सकता है। और उसी के साथ मैंने संकल्प लिया कि अब शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए, और ये सम्यक अभियान नामक मंच इसी की परिणति है। तो युवा साथियों, समस्याएं बहुत जटिल है, मैं समस्याओं की बात करूंगा, समाधान भी प्रस्तुत करूंगा, डेडलाइन भी दूंगा। अब तक जितने भी मंच पर बात होती है, समस्याएं सामने आती है, तो लोग समस्याओं को गिनाकर दोषारोपण करने लगते हैं, लेकिन ना मैं दोषारोपण करूंगा और ना मैं समस्या गिनाकर शांत बैठूंगा, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करूंगा और एक निश्चित तारीख भी तय कर दूंगा कि इस तारीख को ही इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, निदान हो जाएगा, और युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरी पाने के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। तो युवा साथियों, अब बिल्कुल ध्यान देके सुनिएगा, और मंचासीन साथियों से मैं अपील करता हूं, मेरा आग्रह है कि नेतागिरी बहुत हो जाएगी, काम बहुत होंगे, अपॉइंटमेंट्स बहुत होंगे, मीटिंग बहुत होगी, किसको गिराना, किसको उठाना, किसको नेता बनाना, किसको हराना, किसको जिताना, ये तो आप बहुत कर लेंगे। लेकिन आज युवाओं की बात हो रही है, युवाओं के समस्याओं का समूल निराकरण होने की बात हो रही है, और इस सम्यक अभियान के लिए आपको भागीदारी निभाना ही है, निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर कोई भी नेता युवाओं के सामने झूठी बात बोलकर खड़ा नहीं हो पाएगा। युवा साथियों, किसी झूठे और चालबाज व्यक्ति के कहने से अच्छे दिन नहीं आ सकते। यदि अच्छे दिन लाना है तो आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, और उस संकल्प के अनुरूप अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे।